किसी ने बड़े ही कमाल की बात कही है, प्रभु न दंड देते हैं और न माफ करते हैं, वो तो कर्म फल के तराजू हैं जो बस इंसाफ करते हैं। सुख दुख का बटन तुम्हारे हाथ में है, तुम उसे खुद ऑन करते हो और ऑफ करते हो। ईश्वर के न्याय की चक्की धीमी जरूर चलती है पर पीसती बहुत बारीक है। जी हाँ दोस्तों, मैं लेकर आया हूँ एक जबरदस्त इमोशनल स्टोरी जिसका शीर्षक है कुदरत का न्याय। यह कहानी सुनकर आपका दिल रो पड़ेगा और हम सभी को यह कहानी एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देकर जाएगी, तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा। अशोक और संतोष दो भाई थे। जमीन जायदाद के चक्कर में उसके पिता की हत्या कर दी गई थी। बचपन में ही पिता की मृत्यु होने के कारण उन्हें पिता का चेहरा भी ठीक से याद न था। माँ दूसरे के खेतों में काम करने जाने लगी। काम करके थकी हारी आती और घर का काम करती। प्राइवेट स्कूल में नाम लिखाने भर पैसे नहीं थे, इसलिए सरकारी स्कूल में नाम लिखा दी। जैसे तैसे कर कर दोनों का पाल पोस कर बड़ा किया। विधाता के आगे किसकी चलती है। कुछ सालों बाद माँ उन दोनों भाइयों को अकेला छोड़ बीमारी की वजह से दुनिया छोड़कर चली गई। अब सारी जिम्मेदारी अशोक पर आ गई। अशोक संतोष का बहुत ख्याल रखता, उससे माँ और पिता की कमी महसूस न होने देता। जो भी काम मिलता अशोक वो काम कर लेता, साथ ही अपनी पढ़ाई भी पूरा करने में लग गया। दो चार दोस्तों के कहने पर दिल्ली कमाने आ गया। संतोष को भी साथ में रखने लगा। संतोष को पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लग रहा था, पर अशोक काम के साथ साथ पढ़ाई करता रहा। माँ पिता न होने के कारण अशोक संतोष को ज़्यादा डांट नहीं लगाया था। कुछ वर्षों बाद परिवार के सदस्यों ने अशोक की शादी कर दी। शादी की भी तो एक सांवली लड़की से जिसका एक पैर भी अपाहिज था। अशोक मेघा को उसी रूप में बहुत प्रेम करता था। उसके हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखता। मेघा घर को सजाया संवारा, जरूरत की हर चीज खरीद कर घर को घर जैसा बनाया। संतोष भी बहुत खुश था। मेघा उसे पलकों पर बिठा कर रखती थी। कुछ ही दिनों में अशोक की नौकरी फैक्ट्री में सुपरवाइजर इलेक्ट्रॉनिक मैनेजर के रूप में हुआ। वो वहाँ फैक्ट्री में मशीनों की जांच करता, वह सभी वर्करों को काम बांटता, एक अच्छे लीडर के रूप में काम करने लगा। कुछ सालों बाद वह पापा बन गया। नौकरी से छुट्टी लेकर एरोप्लेन से घर आया। गोरा लंबा बहुत ही स्मार्ट अशोक जब गांव आया, उसे देख गांव वाले आपस में बात करने लगे। वो देखो, अशोक अपने परिवार के साथ आया है। जिसने कभी खाने के लिए भी तो कभी साइकिल के लिए तरसता था, आज वो एरोप्लेन से आया है। इतना बड़ा आदमी बन गया है, पर आज भी उसमें अहम की भावना नहीं आई है। अशोक सबको प्रणाम करते हुए अपने घर गया। कुछ दिनों बाद अपने छोटे भाई संतोष की भी शादी कर दी और अकेला गांव से दिल्ली आ गया। संतोष अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता, पर ये उसकी भाभी मेघा को पसंद ना आया। वो नई नवेली दुल्हन से घर का सारा काम करवाती। जब रात में संतोष अपनी पत्नी के पास जाता, तभी मेघा अपने बच्चे को लेकर आती और कहती, देवर जी, ये आपका बदमाश बेटा आपके साथ सोना चाहता है। इतना बोल बेटे को बीच में सुला देती। नवेली दुल्हन कुसुम कुछ न कहती, दूसरे कोने करवट लेकर सो जाती। कुसुम को अकेला घर का सारा काम करते देख संतोष को बहुत बुरा लगता, पर वो कुछ न कहता। भाई भाभी के अलावा था भी कोई नहीं, इसलिए भाभी के खिलाफ जा भी नहीं सकता था। मेघा अब अपनी आदत बना ली थी। जब भी संतोष कुसुम के करीब जाने की कोशिश करता, मेघा किसी न किसी बहाने रोक देती। संतोष का भी छुट्टी की खत्म हो गया और वो अपने काम पर दिल्ली लौट गया। कुसुम अकेली उदास बैठी थी और सोच में भी डूबी थी। संतोष जी से बात कर लूं, मेघा आंगन में खड़ी देख ली और मोबाइल छीनकर जोर से पटक दिया। गुस्से में बोली, मेरी शिकायत करने जा रही थी छोटी। कुसुम रोने लगी, नहीं दीदी, भला मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ। इतना बोल वो जार जार होकर रो पड़ी, पर किसी से कुछ न बोली। एक दिन कुसुम के पापा उसे लेने घर आए। मेघा कुसुम को रूम में बंद कर और बोली, एक भी आवाज आया तो मैं घर से तुम्हें निकाल दूंगी। इतना बोल बाहर से ताला लगा दिया और उनके पापा का
नाश्ता कराकर बाद में बोली, छोटी बहू तो देवर जी के साथ चली गई। पापा, मेरी तो बहुत दिनों से बात नहीं हुई। बेटी, जब तुम्हारी बात हो तो कह देना, माँ पापा बहुत याद करते हैं। इतना बोल वो चले गए। कुसुम अंदर ही अंदर सिसकती बेबस लाचार बन गई। संतोष जब भी फोन करता, भाभी बहाना बनाकर फोन रख देती। कुसुम तड़प कर रह जाती। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए। एक शाम अशोक के फैक्ट्री से फोन आया, साहब के साथ बहुत ही बड़ा हादसा हो गया है। फैक्ट्री की मशीन चालू करते वक्त उनका शर्ट फंस गया और वो मशीन की चपेट में आ गए। अभी तो हॉस्पिटल में एडमिट हैं। शरीर के बहुत अंगों की हड्डियां टूट गई हैं। हो सके तो आप सब आ जाओ। इतना सुनते ही मेघा के होश उड़ गए। वो रोने लगी। कुसुम हिम्मत बढ़ाने के लिए बोली, दीदी आप फिक्र न करो, भैया बहुत जल्द स्वस्थ होंगे। आप दोनों की जोड़ी हमेशा बनी रहेगी। इतना सुनते ही मेघा कुसुम के पैरों को पकड़कर रोने लगी। रोते रोते बोली, ये शायद मेरे कर्मों का फल है। मैं तुम्हें और देवर जी को अलग करना चाहती थी। आज खुद ही कुदरत ने मुझे सबक सिखा दिया। मुझे माफ कर दो छोटी। इतना बोल बोल कर वह रोती रही। तभी संतोष का फोन आया। कुसुम फोन उठाकर बात की। बहुत दिनों बाद संतोष की आवाज सुन कुसुम की आंखें छलक आईं। कुसुम ने रोते हुए बात की। संतोष ने रोते हुए कहा, मैं भैया को कुछ नहीं होने दूंगा। मैं अब तभी आऊँगा जब भैया ठीक हो जाएंगे। भैया को साथ लेकर आऊँगा, वरना नहीं आऊँगा। कुसुम कुछ न बोली, पर मेघा ये बात सुन फपक फपक कर रो पड़ी। कुदरत के इस इंसाफ पर मेघा मन ही मन भगवान से क्षमा मांग रही थी। कितने महीने, कितने साल बीत गए, पर अभी भी दोनों भाई नहीं आए। आती है तो बस दिलासा कि बहुत जल्द हम आ रहे हैं भैया को लेकर। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें सीख क्या मिलती है? कुदरत हर किसी के जुर्म की सजा उसे जरूर देता है। इस खूबसूरत दुनिया में हर किसी को खुलकर सांस लेने की इजाज़त है। अंत में दोस्तों, बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि जब अदालत का इंसाफ खत्म हो जाता है, तब कुदरत का कानून शुरू होता है। चाहे गुनहगार कानून की नज़र से बच भी जाए, लेकिन कुदरत के कानून से सृष्टि की रचना करने वाला ईश्वर भी नहीं बच पाता।